कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पद्य साहित्य इतिहास की आज का भाग लेकर। इस समय इस चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य और पद्य की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज का भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसके पिछले के भाग जो भी हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे, तो उन्हें आप अवश्य देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आइए प्रारंभ करें। आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कथाएं होती हैं। आख्यान का अर्थ कथा होता है। इस आख्यानक गीतियों में वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा कही जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता गीतात्मकता और नाटकीयता है। गीतात्मकता यानी गायन और नाटकीयता यानी उसका मंचन करना। जिस प्रकार से कोई नाटक मंच पर दिखाया जाता है तो उसका मंचन होता है तथा इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है, जो जनसाधारण आम जनता आसानी से समझ लेती है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आख्यानक गीतियाँ हैं झांसी की रानी, रंग में भंग तथा बिकट भट्ट आदि। ये इसका उदाहरण दिया है कि ये हिंदी जो ये विधा है आख्यानक गीतियाँ, इसमें 3 रचनाएं मुख्य हैं: झांसी की रानी, रंग में भंग तथा बिकट भट्ट आदि। अगला है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की प्रकृति महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार की होती है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य के जैसी धारावाहिकता नहीं होती, परंतु इसका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। वर्ण विषय का अर्थ होता है जो जिस विषय पर वर्णन किया गया है, यानी जिस विषय पर उसमें बताया गया है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, छंद की प्रतिबद्धता नहीं होती। मुक्तक काव्य के कुछ उदाहरण हैं: बिहारी और रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं। अब ये 2 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है गेय मुक्तक। इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा के लिरिक का समानार्थी है। इस काव्य में भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, व्यक्ति यानी अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति यानी उसको सम्मुख रखना, सौंदर्य में यानी सुंदरता, कल्पना, संक्षिप्तता यानी छोटापन, संगीतात्मकता यानी उसमें संगीत का ध्वनि प्रमुख होती है। पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। इसमें किसी प्रसंग के आधार पर भावानुभूति का चित्रण होता है, यानी जो अनुभूति हुई है भाव की उसी का चित्रण, या किसी विचार या रीति का वर्णन भी हो सकता है। इस कोटि के काव्य के कुछ उदाहरण हैं: कबीर, तुलसी तथा रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के विकास के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया, अर्थात 4 भागों में बांटा है। विभाजन का ये आधार युग विशेष की साहित्यिक रचना और उनके कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। प्रवृत्ति यानी लक्षण, जो भी उनमें लक्षण है वो समानता जब दिखाई दी तो उसे उस हिसाब से बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नवत है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, गद्यकाल। और ये इसका सामने समय दिया, यानी 743 से 1343 ईस्वी तक आपका वीरगाथा काल है। 1343 से 1643 ईस्वी तक आपका भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्यकाल है। और रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल आपका 1843 ईस्वी से अब तक का है। अब अगला है आपका पाठ्यक्रम में केवल रीतिकाल तथा आधुनिक काल सम्मिलित हैं। अब आपका जो पाठ्यक्रम कक्षा 9 का है उसमें केवल आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल और आधुनिक काल सम्मिलित हैं, बाकी का काल नहीं लिए गए हैं। आदिकाल लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल। हिंदी पद्य के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल, चारण यानी गुणगान करना आदि नामों से जाना जाता है। देश छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था और इन रियासतों के शासक आपस में लड़ते रहते थे।
तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। देश की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। देश में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कवि अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। यानी जो कविगण होते थे वे अपने राजा का गुणगान किया करते थे बढ़ा चढ़ाकर, इसीलिए उनको चरण कहा गया। फलस्वरूप तत्कालीन रचनाएं सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, जो उस समय रचनाएं लिखी गई उनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। कल्पना की प्रचुरता और युद्धों का वर्णन था, क्योंकि राजाओं का काल था और उस समय युद्ध का वर्णन, और युद्ध में अपने ही जो जिसके वो आश्रयदाता थे, यानी जो जिस राजा के आश्रम में वे रहते थे उसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहते थे। कल्पना की प्रचुरता, युद्धों का वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदि प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ये प्रवृत्तियां जो हैं, ये विशेषताएं उस युग के काव्य की विशेषताएं हैं। काल की कविता, आदिकाल की कविता का प्रमुख विषय वीरों की वीरता का वर्णन या उनका यशोगान था। इस प्रकार आदिकाल की वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य यानी साहित्यिक ग्रंथ के रूप में, और दूसरा वीर काव्य यानी यशोगान के रूप में। आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं ये दी हैं, इन्हें आप सही से याद करिए, क्योंकि इनसे आपके काफ़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। दलपति विजय खुमान रासो प्रबंध काव्य है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है। और सारंगधर का हमीर रासो प्रबंध काव्य है। नल्ल सिंह का विजयपाल रासो प्रबंध काव्य है। जगनिक का परमाल रासो आलाखंड यानी वीर काव्य है। नरपतिनाल का विशलदेव रासो यानी वीर काव्य है। केदार भट्ट का जयचंद्र प्रकाश वीर काव्य है। मधुकर का जय मयंक जस चंद्रिका वीर काव्य है। इन वीर गीत काव्यों में जगनिक का आलाखंड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के गांवों में ये गाया जाता है। विद्यापति अब्दुल रहमान इस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पई आदि छंदों का प्रयोग हुआ। ये जो दिए हैं ये आपके छंदों के नाम दिए गए हैं, और इन्हीं में ही इस समय रचनाएं लिखी गईं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां: आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, युद्धों का सुंदर व सजीव वर्णन, और वीर रस की प्रचुरता, साथ ही श्रृंगार रस का भी वर्णन। कल्पना की प्रचुरता, इसमें कल्पना की प्रचुरता दिखाई देती है। अगला है आपका भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इस समय देश में मुसलमानों का राज स्थापित हो गया था। धर्म पर आघात होने के कारण देश में भक्ति भावना का उदय हो गया, और 14वीं सदी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने विशेष रूप से हिंदी काव्य को प्रभावित किया। इस काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।